अमेरिका से लेकर इजराइल तक डिफेंस एक्सपर्ट्स की रातें काली हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट के रण मैदान में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पेंटागन के सारे नक्शे और डोनाल्ड ट्रंप की सारी रणनीतियों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। दुनिया जिसे अब तक सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग समझ रही थी, उसमें महाबली व्लादिमीर पुतिन की सीधी और सबसे खतरनाक एंट्री हो चुकी है। एक ऐसी गुप्त डील, एक ऐसा समझौता जिसने खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना और ट्रंप के साम्राज्य का बोरिया बिस्तर समेटने का डेथ वारंट जारी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, अमेरिका की जासूसी कर रहा है इजराइल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ये खबर जो आपको बता रही है यूएस मीडिया के हवाले से बता रहे हैं। पेंटागन ने खतरे को टॉप लेवल तक बढ़ाया है, ये यूएस मीडिया की तरफ से कहा गया है। जासूसी की आशंका से यूएस ने बरती सावधानियां, ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब तक जो जंग हमें बहुत सीधी नजर आ रही थी, अब उसमें नए नए मोड़ नजर आ रहे हैं। इसमें पुतिन की एंट्री नजर आ रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इजराइल अमेरिका की जासूसी कर रहा है। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि अमेरिका और इजराइल एक टीम में है, दूसरी तरफ ईरान का पक्ष है। लेकिन यहां पर जिस तरह की खबर आ रही है, अमेरिकी मीडिया ने पेंटागन की रिपोर्ट का हवाला दिया है। पेंटागन ने जासूसी के आरोप में पेंटागन ने जासूसी के जो आरोप लगाए उससे इजराइल ने इनकार कर दिया। पेंटागन में जासूसी के आरोप से इजराइल का इनकार, इजराइल ने यूएस मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया है। हम सहयोगी देशों के खिलाफ जासूसी नहीं करते, ये इजराइल ने कहा है। हमारी गतिविधियां विरोधी देशों में होती है, इजराइल ने कहा। रिपोर्ट पर यूएस रक्षा मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी हो जाती है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने डोनाल्ड ट्रंप को सुना था, डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से नेतन्याहू पर बरस रहे थे। तब ये सभी ने कहा था कि ये लाइट नोट पर हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की केमिस्ट्री शेयर करते नेतन्याहू के साथ। और अब ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इजराइल पेंटागन की जासूसी कर रहा है, अमेरिका की जासूसी कर रहा है। और ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, ये खबर पश्चिमी मीडिया के हवाले से। तेहरान के सत्ता के नए पावर सेंटर मुज्तबा खामनेई और क्रेमलिन के चाणक्य व्लादिमीर पुतिन ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसके सामने अमेरिका की सुपर पावर होने की हेकड़ी हवा हो गई है। ईरान के एयरफोर्स में रूस का वो सबसे खतरनाक शिकारी विमान शामिल होने जा रहा है, जिसकी सिर्फ दहाड़ सुनकर अमेरिकी पायलट्स के पसीने छूट जाते हैं। ये विमान अमेरिकी ठिकानों पर मौत बनकर बरसने के लिए तैयार खड़ा है। रूस अपना वो सबसे खतरनाक फाइटर जेट सौंप रहा है ईरान को, जो हवा में अदृश्य रहकर दुश्मन का शिकार करता है। ये महज एक विमान नहीं है, यह आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा किला है जो अमेरिकी F-35 और F-22 जैसे स्टील बर्ड्स को ढूंढ कर मार गिराने की क्षमता रखता है। अब इसे किस तरीके से देखें, ये जो एंट्री यहाँ पर उसकी हुई है, एक तरफ अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान को अलग थलग खड़ा कर दे ताकि कोई भी यहाँ पर साथ ना दे ईरान का। लेकिन जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, ये तो बहुत अलग दिशा में ले जा रही है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के सोर्स से ट्रंप के वजूद पर खतरे की आशंका क्यों जताई जा रही है, आपको बताते हैं। जंग के बीच ईरान को फाइटर जेट देने के लिए रूस तैयार है। रूस से ईरान को जल्द ही मिल सकते फाइटर जेट पर ईरान और रूस के बीच समझौता हुआ है, बड़ा समझौता। 12 Su-30 SM-2 फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता। रूस से मिलने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट नए नहीं पुराने होंगे। ईरान को कम उड़ान भरी हुई सेकेंड हैंड फाइटर जेट मिलेंगे। फाइटर जेट की डिलीवरी 2027 के मध्य से शुरू होगी। 2027 के अंत तक सभी 12 फाइटर जेट मिलने की उम्मीद है। ईरान को फाइटर जेट मिलने से यूएस इजराइल की टेंशन बढ़ेगी निश्चित तौर पर। और ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका को यह सोचना होगा कि वो जो कोशिश कर रहा है ईरान को अलग थलग करने की, वो कर कहां पा रहा है। लगातार रशिया उसकी मदद कर रहा है, दूसरी तरफ लगातार अगर हम देखें रशिया भी उसकी मदद कर रहा है। तो वो कोशिश जो है अमेरिका की, वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और मेरे साथ बातचीत के लिए
खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। देवनाथ जी, स्वागत है आपका। मेरे साथ नासिर भी जुड़ रहे हैं, मेरे कुलीग। एक बार नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये रशिया से रिलेटेड जो आ रही है, थोड़ा इलाबोरेट कीजिए जरा। जी देखिए, बिल्कुल मोनिका, जो खबर आ रही है कि पेंटागन से जो खबर आ रही है रशियन सोर्सेज के मुताबिक, उसमें कहा गया है कि इसराइल जो है अमेरिका की जासूसी जो है कर रहा है। यानी कि जैसे जासूसी ईरान की गई है, जैसे इंफॉर्मेशन ईरान की कलेक्ट की गई है जब खामनाई को जो है मार गिराया गया, उसमें तमाम तर आप देख लीजिए कि मोसाद की तरफ से तमाम तर चीजों पर नजर रखी गई थी। मोसाद की खामनाई की जो एक्टिविटी है उस पर भी नजर रखी गई। हर तरह के जो हेडक्वार्टर्स जहाँ पे खामनाई मौजूद था या उनके आईआरजीसी के टॉप मिलिट्री कमांडर जो है वो मौजूद थे, उन पे नजर रखी गई थी। और ये भी रिपोर्ट सब सामने आई थी कि ईरान के जो सीसीटीवी कैमराज है, ट्रैफिक सीसीटीवी कैमराज है, उनको भी जो है हैक किया गया था, उन पे भी जो है खामनाई पे नजर रखी गई है। और कल जो ये खबर सामने आई, इससे कहीं ना कहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पूरी दुनिया की जो है उसकी नींद हराम हुई कि अब इसराइल जो है यूएसए पे भी जो है वो नजर रख रहा है। यानी कि इसराइल ने तो इस बात से जो है ये एक्सेप्ट नहीं की, कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन वही अमेरिका की तरफ से अगर देखा जाए, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर देखा जाएगा कि इसराइल जो है अब अमेरिका पे भी नजर आ रहा है। अब देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बातचीत जो है नेतन्याहू से की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आप जो है मिलिट्री ऑपरेशन जो है आप वो लेबनान में नहीं करे, आप साइको है, आप इस वक्त जेल में होते अगर मैं नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, जो वो बातचीत है, जो बात का वो टोन था, उसे कहीं ना कहीं लगता है कि इसराइल जो है अब अमेरिका पे भी नजर रखा हुआ है। लेकिन इस बात की पुष्टि जब तक ऑफिशियली बिल्कुल दोनों नासिर, या कंट्रियों ने पहले पुष्टि ही की स्टेटमेंट को ऐसी। बहुत लाइट नोट पर लिया जा रहा था। देवनाथ जी, इस पर डिस्कशन तो हमने भी किया आपस में कि इजराइल को लेकर, नेतन्याहू को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बातें की थी कि इजराइल का तो अस्तित्व मेरी वजह से है, या फिर नेतन्याहू करप्शन के चार्जेस में जेल में होते। बहरहाल वो तो नई पुरानी बातें हो गई। अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को किस तरीके से आप देख रहे हैं? इजराइल तो मना कर रहा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जो जानकारी मिल रही है कि इजराइल जासूसी कर रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? हाँ, बहुत ही अद्भुत खबर है, इंटरेस्टिंग खबर है। राइट। लेकिन देखिए, इजराइल अमेरिका की जासूसी करता रहता है, ये तो हम में से जो डिफेंस में है, हमें पिछले 30 साल से 40 साल से मालूम था। इजराइल हमेशा यह जानने की कोशिश करता रहता है कि पेंटागन का क्या नजरिया है। क्या पेंटागन इजराइल को लेटेस्ट हथियार देना चाहता है? क्योंकि जब भी अमेरिकन गवर्नमेंट को कोई इनपुट की दरकार पड़ती है या कंसल्टेंसी की दरकार पड़ती है, तो वो जाहिर बात है पेंटागन में जो जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयरफोर्स के उच्च अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं। इसराइल अमेरिका की सरकार से पेशकश करता है कि इसराइल को 400 रेडार गाइडेड मिसाइलें दे दी जाए। तो फिर जो अमेरिका की प्रशासन है, व्हाइट हाउस है, वो पेंटागन से खबर लेता है कि 400 एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या इसराइल को दी जाए, कौन सी वाली दी जाए, कौन सा वर्जन दिया जाए, इससे अमेरिका को क्या फायदा या नुकसान है। तो इसराइल क्या करता है कि इसराइल ने अपने लोगों को पेंटागन में और अमेरिका के अलग अलग डिपार्टमेंट में छोड़ा हुआ है, जो कि सूंघते रहते हैं कि अब इस मामले पर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। तो इसराइल की जो स्पाइंग है, उसका मकसद अमेरिका को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। उसका मकसद ये होता है कि अमेरिका इसराइल को क्या वो मदद देगा, नहीं देगा, कम मदद देगा कि ज्यादा मदद देगा। जी बिल्कुल देवनाथ जी, आपने जिक्र किया कि नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं होता, वो जासूसी करता रहा है, लेकिन फ्रंट में आके उसका ये कहना कि हम जासूसी नहीं कर रहे हैं, वो ये भी तो कह सकते हैं कि जासूसी जैसे हमारे कोई लिंक नहीं है, हमारे बहुत परस्पर अच्छे संबंध हैं, लेकिन साफ तौर पर ये स्पष्टीकरण देना, इसे किस तरीके से देखें? हाँ, इसमें देखिए, इजराइल या कोई भी देश कभी भी नहीं बोलता है कि वह जासूसी कर रहा है।
खास तौर से मित्र देशों पर जासूसी कर रहा है, ऐसा कोई भी देश नहीं मानेगा। लेकिन जासूसी करना इजराइल के लिए अमेरिका पर एक बहुत बड़ी दरकार है, क्योंकि इजराइल अपने सारे अस्त्र शस्त्रों के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है। और जब अमेरिका से इजराइल मांगता है कुछ, जाहिर बात है बड़ी तादाद में मांगता है, तो इजराइल के जो डिप्लोमेट्स हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, वो जानना चाहते हैं कि देर सबेर अमेरिका वह हथियार इजराइल को 6 महीने में देगा या 1 साल के बाद देगा या नहीं देगा। इजराइल की सारी मांगे तो अमेरिका मानता नहीं है, तो इजराइल में बहुत एक उत्सुकता रहती है, उनकी एक नेसेसिटी है सर्वाइवल के लिए कि अमेरिका कितनी मदद करेगा, किस तरह की मदद करेगा, इजराइल की मांगों को किस हद तक पूरा करेगा, थोड़ा पहले पता लग जाए। तो इसलिए वो पता करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं। वहां पर जो जूइश लॉबी है अमेरिका में वो बहुत एक्टिव है। अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें कई जगह तो जो मालिक है या सीईओज हैं वो ज्यूज हैं। कई जगह पर अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री में बड़े बड़े इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं वो ज्यू हैं। तो आस्ते आस्ते वो सूंघते रहते हैं इजराइल वाले। जी ठीक है। इस बीच एक खबर जरा दर्शकों को बता रहे, अमेरिकी सेना ने जारी की है F-35A की तस्वीर। अमेरिकी सेना ने F-35A की तस्वीर जारी की है। मध्यपुर में तैनात अमेरिकी फाइटर जेट F-35A। ईरान की गतिविधियों पर F-35A की नजर, एक तस्वीर जारी की है और ये देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने F-35A की तस्वीर जारी की है। मिडिल ईस्ट में इसकी तैनाती है, अमेरिकी फाइटर जेट है ये, और ईरान की गतिविधियों पर लगातार ये नजर बनाए हुए हैं। नासिर, ये जो पूरा घटनाक्रम है, एक तरफ अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट आती है कि इजराइल जासूसी कर रहा है, उसके बाद ये खबर आती है कि रशिया जो है वो ईरान की मदद और खुलकर कर रहा है, हथियार जो है वो मुहैया कराए जाएंगे। अब इन सब के बीच F-35A की नजर ईरान पर लगातार। देखिए मोनिका, ये पहली बात नहीं है कि रशिया जो है, रशिया हो या चाइना हो, बैक बिहाइंड द कर्टन्स वो भी जो है ईरान की मदद पहले से करते हुए नजर हमें आ रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि जब सीज फायर अनाउंस किया गया उसके बाद चाइना ने भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है वो ईरान को जो है वो दिया गया। उसके बाद रशिया की मदद भी जो है पूरी तरह से सहयोग जो है ईरान को मिल रहा है। देखिए इस बात की पुष्टि तो ना अमेरिका, ना तो रशिया कर सकता है, ना तो चाइना कर सकता है, क्योंकि खुल के वो सामने से मदद उनकी नहीं करते, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स वो लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। उसके बाद F-35A की तस्वीर जो मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रही है, जो कह रहे हैं कि ईरान पे नजर रखी जा रही है, ईरान की गतिविधि पे नजर रखी जा रही है। लेकिन F-35 का होना ये कहीं ना कहीं साफ लगता है कि अमेरिका जो है अभी भी ईरान की हर एक गतिविधि पे नजर रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इससे पहले भी कई सारे फाइटर जेट जो है जिन्होंने एयर स्ट्राइक वहां पे किया, उसके बाद ईरान से वापस आना और ईरान की गतिविधियों पे नजर रखना, और मिडल ईस्ट में जो तनाव सिचुएशन बनी हुई है, इस पे F-35 का वहां पे मौजूद होना, ये कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल इशू जो है, क्रिटिकल बात जो है वो सामने आ रही है कि F-35 का होना। इससे कहीं ना कहीं अगर लगता है डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से अगर देखा जाएगा बातचीत के लिए जो है हमेशा उनके स्टेटमेंट जो है रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो वो बातचीत पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रादर देन कि कोई हमला हो या कोई ऑपरेशन जो है ईरान को देखने को पड़ सकता है, उसमें सिर्फ बातचीत की बात हुई। लेकिन इस तरह अगर अपोजिट साइड से देखेंगे ईरान की तरफ से हर एक स्टेटमेंट जो है वो रद्द किया गया, हर एक स्टेटमेंट का जो है उल्टा जवाब दिया गया। क्योंकि ईरान चाहता है कि जब तक यूएस ब्लॉकेड हटेगा नहीं तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं, ये बात जो है पहले से क्लियर की गई थी। लेकिन उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स देखने को मिली, उन स्टेट्स में ये कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोला जाएगा। लेकिन जिस तरफ जो स्टेटमेंट ईरान की तरफ से देखने को मिली, आज अगर देखा जाएगा रियलिटी में वही स्टेटमेंट जो है, वही चीजें जो है भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें क्लियर कहा गया है कोई बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक यूएस ब्लॉकेड हटेगा नहीं, कोई बातचीत तब तक होगी नहीं जब तक हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो ईरान की तरफ से रखी गई है वो, तो नासिर ये मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस ईरान का अगर है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे वो शक्तियां हैं। पूजा जी हमारे साथ बनी हुई है, पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार है। पूजा जी स्वागत है आपका। ये जो खबर आई है जिसमें कहा गया है कि रशिया हथियार देगा ईरान को,
और वो भी उस बैकग्राउंड में। ठीक है, रशिया पहले से भी जो है मदद करता रहा ईरान की, वो उसका साझेदार रहा है, लेकिन इस मोड़ पर जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करें कि ईरान को अलग थलग कर दिया जाए, उस बीच ये खबर आना, इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि रशिया को या किसी भी देश को जो ईरान के नजदीकी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका कुछ भी सोचे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के कड़े बयानों से राजनीतिक संदेश जरूर जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि स्थायी समाधान युद्ध नहीं है, बल्कि बातचीत और कूटनीति से ही निकलता है। अब आपने कहा कि रशिया हथियार दे रहा है, तो मजबूताई की बात आप कर रहे हैं, तो सवाल ये नहीं है कि कौन ताकतवर है, सवाल ये है कि क्या दुनिया के एक बड़े युद्ध का जोखिम अब दुनिया जो ये जो चल रहा है, इसको दुनिया उठा सकती है, और दुनिया उठा रही है। ठीक है, पश्चिम एशिया को मिसाइलों की नहीं जरूरत है, कूटनीति की जरूरत है, और जितनी जल्दी सभी पक्ष बातचीत करेंगे, मेज पर वापस लौटेंगे, उतना ही बेहतर पूरी दुनिया के लिए होगा। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जितना भी ये जो तनाव बढ़ता हमें नजर आ रहा है, ये केवल 3 देशों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता पर इसका असर पड़ रहा है। और हम लोग भी, खुद भारत के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब चीजें फेस कर रहे हैं। कतर और सऊदी अरब द्वारा सभी हमलों की जो निंदा ये दिखाती है, वो खाड़ी के देशों में भी इस संघर्ष के और विस्तार से चिंतित है सभी लोग। तो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि पूरा क्षेत्र जो है युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेज पर बैठकर एक समाधान होना जरूरी है, बजाय इस चीज के कि भाई कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है और कौन सा देश सपोर्ट कर रहा है और कौन सा जो देश है वो उनको बैकआउट कर रहा है। लेकिन पूजा जी, वो मेज पर बातचीत हो का रही है, उसी की तो कश्मकश है, जद्दोजहद उसी के लिए, लेकिन उसी के लिए ताकत लगातार दिखाई जा रही है। एक अपडेट जरा बता रहे हैं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं, ये सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है। समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे ये ड्रोन, जिन्हें मार गिराया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये दावा। यूके देवनाथ जी, कॉमेंट इस पर। हाँ, हो ये रहा है कि जब भी अमेरिका अपने किसी शिप को पर्शियन गल्फ से निकालने की कोशिश करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरब सागर की तरफ लाने की कोशिश करता है, तो ईरान जो है बंदर अब्बास के आसपास जितने टापू हैं वहां पर ईरान ने सुरंगें खोदकर अपने लॉन्चर्स लगाए हुए हैं। तो इन लॉन्चर्स से वो अमेरिकन शिप्स के खिलाफ एंटी शिप मिसाइल दागता रहता है और ड्रोन दागता रहता है। तो जैसे पिछले महीने अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत वह ना सिर्फ अमेरिकन नेवी के शिप्स को, वरन जो अमेरिका के मित्र देश हैं उनके शिप्स को भी एस्कॉर्ट करके, जो कि कच्चा तेल और गैस लेके आ रहे हैं कुवैत से, अबू धाबी से, यूएई से, सऊदी से, उनको एस्कॉर्ट करके गल्फ ऑफ हॉर्मुज से निकालें। तो जब भी ऐसा होता है तो ईरान अपने ड्रोन दाग देता है इन शिप्स की तरफ, और अमेरिकन नेवी के जो शिप्स हैं वो अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल करके इन ईरानियन ड्रोन को मार गिराते हैं। अभी तक जैसे अगर एक अंदाजा लगाएं, कैलकुलेशंस लगाएं, तो 8 अप्रैल के बाद से लेके अभी तक कम से कम 11 बार ऐसे वारदात हो चुके हैं कि अमेरिकन शिप्स या अमेरिका के मित्र देशों के शिप्स जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो ईरान ने उनके ऊपर हमला किया, या तो ड्रोन से या स्पीड बोट से। और हर बार अमेरिका की जो नेवी है वो ड्रोन्स को एंटी एयरक्राफ्ट वेपन से गिरा देती है, या अगर ईरानियन स्पीड बोट हैं तो उनके ऊपर अमेरिकन युद्धक विमान, जैसे अभी हम देख रहे थे F-35, वो आके बॉम्बिंग करके ईरानियन स्पीड बोट्स को डुबा देती हैं। तो ये एक छोटा छोटा टिट फॉर टैट गेम, कैट एंड माउस गेम चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है मोनिका कि इसका ओवरऑल जो युद्ध है उस पर कोई भीषण इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अभी तक अमेरिका और इजराइल ईरान की मुख्य भूमि पर, तेहरान पर या बड़े बड़े शहरों के आसपास जो IRGC की बड़े बड़ी छावनियां हैं वहां पर हमले नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से इजराइल भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इजराइल एक हरी झंडी का इंतजार कर रहा है अमेरिका से कि चलो, डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से शायद ईरान पर हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन अमेरिका से एक अगर हरी झंडी मिल जाए
तो इजराइल अपने बलबूते पर अमेरिकन हथियारों की मदद से ईरान पर हमला करना चाहता है। अब बातचीत की जो अलग अलग चैनल्स हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं। हाँ। पाकिस्तान में 2 राउंड की बातचीत हुई, ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई। कतार दोहा में बातचीत हुई, उनका भी कोई समाधान नहीं निकला। तुर्की कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है, लेकिन इजराइल को तुर्की पर भरोसा नहीं है। तो अभी देखते हैं कि बातचीत के अगले राउंड में शायद ओमान इनिशिएटिव ले सकता है। जी ठीक है पूजा जी, आपके हिसाब से बातचीत बैक चैनल्स पर लगातार चल रही है, लेकिन ये छुटपुट हमले इन बातचीत पर क्या नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, या फिर आपके हिसाब से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? दे बोथ आर ओके, चाहे हम ईरान की बात कर लें या फिर अमेरिका की बात कर लें, या फिर एक वो विश्वास की कमी जिसका जिक्र लगातार ईरान करता रहा है शुरू से कि उसे अमेरिका पर विश्वास नहीं है, क्या यही वो एक बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, कोई भी चीज सुलझाने के लिए एक तटस्थ मध्यस्थता होनी जरूरी होती है। कि कहने का मतलब ये है कि दोनों ही देशों के साथ में जिस देश की बातचीत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी समझ वो रखते हैं, तो उसी देश को बीच में आ जाना चाहिए। जब दो पक्ष सीधे बातचीत करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तभी तीसरा पक्ष जो है उस वहां पे मीडिएशन कराता है, तभी प्रभावी रास्ते वहीं से खुलते हैं। और इतिहास में बड़े बड़े संघर्षों को मैंने देखा है कि समाधान मिला है, इसी तरीके से उनका सोल्यूशन निकाला गया है। रही बात नुकसान की, तो हम लोग देख रहे हैं कि एवरीडे पता नहीं कितनी जानें जा रही हैं, और इतनी जान जाने से बेहतर है कि पहले ही अगर हम समझदारी से कोई भी लेवल पे अगर सोल्यूशन निकाल लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, वो चीज बेटर है। वो मुझे लगता है कि सभी देशों के लिए अच्छा रहेगा। दोनों पक्षों को शर्तों के बिना बातचीत शुरू करनी चाहिए। कैदियों की रिहाई और मानवीय सहायता, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को करना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दोनों पक्षों पर दबाव डालना चाहिए, ताकि और ये जो संघर्ष है इसको बढ़ावा ना मिले। और जो हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ जी बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं कैप्टन साहब को जो है एक थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी कि इन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग के साथ में शेयर की। जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी इन सब चीजों को जान रही है, इन्हीं के थ्रू जान रही है डेफिनेटली, क्योंकि जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है वो ये दे पा रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि तीसरा पक्ष ही जो है वो चीज को सोल्यूशन दे सकता है, उसके बजाय मुझे नहीं लगता कोई और रास्ता निकलेगा। जी। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर, एक तस्वीर आई है सोशल मीडिया पर, ट्रंप ने जारी की है और अमेरिकी झंडे को गले लगाते नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। तस्वीर भी आपके साथ स्क्रीन पर साझा करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई है ट्रंप की एआई तस्वीर। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, कभी अपने पोस्ट के जरिए, कभी कुछ तस्वीरों के जरिए। अब ये जरा तस्वीर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने साझा की है जिसमें अमेरिकी झंडे को गले लगा रहे हैं। एआई जनरेटेड तस्वीर है, ये एआई का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, खुलकर कर रहे हैं। और ये तस्वीर झंडे को पकड़कर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी झंडे को इससे पहले ईरान के नक्शे पर भी दिखा चुके हैं, अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल। नासिर, अब इस तस्वीर को किस तरीके से देखें? मोनिका देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई सारी तस्वीरें सामने आई। आज तो झंडे को गले लगाते हुए नजर आ रहा है, देश का झंडा है उसको गले लगा रहे थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इससे पहले अगर आप देखेंगे जब युद्ध चल रहा था उस टाइम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने गॉड बनने की कोशिश की थी। वो तस्वीरें भी जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने जो है सोशल मीडिया है उस पे अपलोड किया। उसमें जीसस क्राइस्ट का भी जो है वो उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। उसके बाद वो और कुछ तस्वीरें जो ऐसे बनी हुई थी कि ईरान पे जो है ऐसा हमला किया गया, ऐसी जो है वहां पे धमाकों से इतना नुकसान हुआ, ऐसी बिल्डिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे उड़ाए, वो भी तस्वीरें जो है सामने आई। कई सारी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से सामने आई। अब देख लीजिए कि इन स्टेटमेंट्स पे असर क्या पड़ता है, क्या कोई सीरियस लेता है। देखिए, सबसे पहले इसका असर जो है ईरान पे साफ देखने को मिलता था जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है स्टेटमेंट सामने आई। आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब सामने आई, जब उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी सिविलाइजेशन जो है ईरान की वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद ईरान पे उस स्टेटमेंट का अच्छा खासा असर देखने को मिला, जब पूरी ह्यूमन शील्ड की तरफ से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान का है उसको ह्यूमन शील्ड किया गया। लोग जो है सड़कों पे आए, लोगों ने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है राउंड ऑफ किया ताकि जो वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन उसके बाद जब सीज फायर अनाउंस किया गया, उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए उसका आप अपोजिट रिएक्शन अगर चेक करेंगे, उसका कोई असर भी जो है कहीं पे भी देखने को नहीं मिला।
हमने देखा कि 24 घंटे में जंग होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा, या कुछ ऐसी पिक्चर्स भी जो है वो लॉन्च किए गए। उसका असर दूर दूर तक अब कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। जो असर पहले डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से पड़ता था, या किसी एआई पिक्चर से पड़ता अब था, उसका या इम्पैक्ट किसी भी कहीं एंगल ना में कहीं उस कम होता नजर आ रहा है, जैसा आप बता रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। एक अपडेट जरा साझा कर ले। ईरान की फ्री संपत्तियों पर अमेरिका की नजर है। ईरान की फ्री संपत्तियों पर अमेरिका की नजर। ईरान के रोके पैसों से निकाला जाएगा मुआवजा। एक तरफ ईरान कॉम्पेंसेशन मांग रहा है, दूसरी तरफ ईरान के रोके पैसों से निकाला जाएगा मुआवजा। खाड़ी देशों को ईरान के पैसों से कॉम्पेंसेशन देंगे। भविष्य में हुए नुकसान की भरपाई भी इसी फंड से संभव है, ये एक जानकारी मिल रही है। देवराज जी, इस खबर के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के जो इरादे एकदम ही अलग है। एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि हमें कॉम्पेंसेशन दो जितना नुकसान हमारा किया है, और हमारी फ्री संपत्तियों को रिलीज करो। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसके हिसाब से तो किसी भी तरीके से अमेरिका जो है ईरान की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। उल्टा अमेरिका ईरान की फ्री संपत्तियों से कॉम्पेंसेट करेगा खाड़ी देशों को। हाँ मोनिका, ये तो नेगेटिव न्यूज़ है। जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान बार बार दावा कर रहा है कि उसकी जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको अमेरिका रिलीज करे। अब ईरान की जो फ्रोजन एसेट्स हैं, अमेरिका को समझना पड़ेगा कि उसमें ज्यादातर जो एसेट्स हैं वो ईरानियन सिटीजन के हैं। जब 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ, तो अमेरिका में और यूरोप के देशों में जितने ईरानियन संपत्ति थे उसको फ्रीज कर दिया गया। इसमें तीन तरह की संपत्तियां थी। एक तो ईरानियन सिटीजन के जो पैसे थे, ईरानियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, धनाढ्य लोग थे, ईरान में जो अमीर लोग थे, उनका पैसा विदेशों के बैंक में था। अमेरिका ने उनको सीज कर लिया। दूसरा है ईरान, शाह ईरान के टाइम पे ईरान में बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बहुत मुनाफा कमाती थी ईरानियन कंपनी। तो ईरानियन कंपनियों का जो पैसा अमेरिका में था, उनको भी जब्त कर लिया गया। आश्चर्य की बात तो है कि ज्यादातर ये जो ईरानियन कंपनी थी, ये शाह ईरान के पेट्रोनेज में चलती थी, जो कि खुद अमेरिका के बहुत बड़े क्या पिछलग्गू ही कह सकते हैं। अमेरिका की मदद से ही शाह ईरान तख्त पर बैठे हुए थे ईरान में 1953 से 1979 तक। और ये जो पूरा फ्रीज किया गया है, इसमें काफी सारा पैसा ईरान की सरकारी प्रॉफिट्स का भी है। शाह ईरान के समय में क्या होता था कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करके ईरान को जितने डॉलर्स की कमाई होती थी, एक शर्त थी कि वह सारे डॉलर्स जो हैं ईरान की सरकार यानी शाह ईरान अमेरिकन बैंक्स में ही रखेंगे। तो उसको भी फ्रीज कर लिया गया जैसे ही आयतुल्लाह खमेनी की सरकार आई। तो अभी अगर अमेरिका की सरकार उसको गल्फ देशों को देती है, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन होगा, इसमें कोई शक नहीं है जी। ठीक है, और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है उस पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगी। एक अपडेट जरा साझा कर ले। मुज्तबा खामनेई पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा। मुज्तबा खामनेई पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का दावा। अमेरिकी मिसाइल हमले में चोटिल हुए थे मुज्तबा खामनेई। मिसाइल हमले में मुज्तबा खामनेई के पैर में चोट आई थी। मुज्तबा के पैर काटने तक की नौबत आ सकती थी, यह ईरान द्वारा बताया गया है। 28 फरवरी को यूएस इजराइल के हमले में घायल हुए थे मुज्तबा। यूएस मिसाइल हमले में घायल हुए थे मुज्तबा खामनेई। पूजा जी, ये जो एक दावा किया गया है कि इतना बड़ा अटैक हुआ था कि मुज्तबा खामनेई के पैर काटने की नौबत आ गई थी, ये अपडेट आना, इसे किस तरीके से देखें? क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ख्वाहिश भी जता चुके हैं मुज्तबा खामनेई से फ्रंट टू फ्रंट मिलने की। अब उसके बाद ये दावा, क्या ये ईरान की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि मुज्तबा खामनेई उतने भी स्वस्थ नहीं है कि वो अभी कोई फॉर्मल मीटिंग में आ सके? देखिए, जब तक वॉर शांत नहीं होगा तब तक अलग अलग खबरें आती रहेंगी, और इसमें जो खबरें होती हैं, जब तक हमारे पास में प्रॉपर फुटेज नहीं आ जाते हैं, प्रॉपर वीडियोस नहीं आ जाते हैं पर्टिकुलरली किसी भी विक्टिम का या एक्यूज का, टिल द टाइम हम उसको क्लैरिटी नहीं कह सकते कि इस चीज में कितनी सच्चाई है। तो अभी वी डोंट हैव एनी एक पर्टिकुलर हमारे पास में एक प्रूफ नहीं है उस लेवल पे।
अभी वो वर्बली कुछ भी बोला जा सकते हैं और वो इंटरनल अपनी कंट्री में से कुछ भी स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता वाली विषय नहीं है। बट यहाँ पे हम लोगों के लिए चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया में अस्थिरता जितनी ज्यादा बढ़ रही है, उसी हिसाब से इंडिया के अंदर मैं जो देख पा रही हूँ, जो हम लोग समझ पा रहे हैं, हम लोगों के लिए तेल की कीमतें बहुत मैटर करती है, हमारे लिए जो व्यापारिक मार्ग है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, हमारे लिए जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इस पे जो है समाधान निकलना बहुत निश्चित जरूरी तौर है। पर और पूजा जी समाधान की दरकार है, लेकिन ये जो दावा लगातार किए जा रहे हैं इनका इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नासिर, आपके हिसाब से आप ये जो दावा किया गया है कि चोटिल हुए थे मुज्तबा खामनेई, इसके क्या मायने निकाले? क्या ये एक क्लैरिफिकेशन है ईरान की तरफ से ये बताने के लिए, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई फ्रंट में आए और मिले मुज्तबा खामनेई, ये बताने के लिए कि अभी प्रॉपरली वो स्वस्थ नहीं है, या फिर इसके कुछ और मायने हो सकते हैं? देखिए मोनिका, एक तो चोटिल की खबर सामने आई थी, उसके बाद दूसरी खबर ये भी आई थी कि मुज्तबा खामनाई को जो है रशिया जो है ट्रीटमेंट के लिए जो है उनको लिया गया है, वहां पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। देखिए इस बात की पुष्टि अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है क्या मुज्तबा खामनाई जो है वो इंजर्ड हुए थे, या आप यही चीज देखते जब खामनाई को मार गिराया गया उसके बाद उसकी तस्वीर भी अभी तक जो है पब्लिक के सामने नहीं आई। अभी तक खामनाई का फ्यूनरल भी नहीं हुआ। तो अभी तक जो ईरान के अंदर चल रहा है वो किसी को नहीं पता है कि मुज्तबा खामनेई कहाँ पे है, चोटिल है नहीं है। हाँ, ये बात क्लियर हो सकती है कि मुज्तबा खामनेई अभी जो है ट्रंप के साथ नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनकी कंट्री में जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, जो हालात बनी हुए हैं, उस पर कोई भी मुलाकात जो है नहीं हो सकती। या मुज्तबा खामनेई जब से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं, खामनेई की जगह उन्होंने ली है, उसके बाद अभी तक मुज्तबा खामनेई की तरफ से एक भी पब्लिक गैदरिंग में उनकी प्रेजेंस कहीं देखने को नहीं मिली, या उसके साथ साथ उसकी ऐसी कोई स्टेटमेंट जो है ऑफिशियली या कोई वीडियो उनका जारी नहीं किया गया। इसे कहीं ना कहीं लगता है कि जो स्टेटमेंट आ जाए कि मुज्तबा खामनेई जो है वो इंजर्ड हुए हैं, ये बात हो सकती है, क्योंकि तब से अभी तक हमने कोई पब्लिक गैदरिंग में उनकी प्रेजेंस नहीं देखी, ना ही कोई उनका जो है वीडियो कोई स्टेटमेंट सामने आया। लेकिन अब ये बात भी दूसरी तरफ से अगर देखा जाएगा, अगर मुज्तबा खामनेई की जो लोकेशन जो है वो डिस्क्लोज हुई, कहीं ना कहीं वो खतरा हो सकता है कि मुज्तबा खामनेई को भी जो है निशाना बनाया जा सकता है। ये भी कारण हो सकता है कि ईरान जो है अब इस बात को टालने के लिए ऐसी ऐसी स्टेटमेंट सामने ला रहा है, ताकि उनका सुप्रीम लीडर जो है मुज्तबा खामनेई वो सेफ एंड सिक्योर है, जैसे वो अभी तक रहे। इससे पहले भी अगर देखा जाएगा, अली खामनेई जो मार गिराए गए जो सुप्रीम लीडर से पहले भी थे, उनको भी जो है काफी अयतुल्ला आईआरजीसी अली की तरफ से खामनेई, वहां जी। के गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि आप जो सेफर प्लेस पे चले जाइए, अपने लोगों से डिस्क्लोज मत कीजिए। ये उन्होंने माना नहीं, उसका अंजाम जो है ईरान ने ठीक है। देखा। अब ईरान फिर से वो गलती नहीं करना चाहता है। मुज्तबा खामनेई जहां पे भी है, ईरान के मुताबिक वो सेफ एंड सिक्योर है, उनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, या किसी भी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में या कोई ये एक स्टेटमेंट उनकी एंगल तरफ भी से हो सामने सकता है नहीं बिल्कुल कि सेफ एंड सिक्योर वो नहीं चाहते किसी भी तरह की चुनौती लेना, अमेरिका से किसी भी तरह का खतरा उत्पन्न हो, तो उन्हें सेफ एंड सिक्योर रखा गया है। एक अपडेट जरा बता दें, हॉर्मुज में ईरान की 80 स्पीड बोट दिखने का दावा किया गया। हॉर्मुज में ईरान की 80 स्पीड बोट दिखने का दावा, सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई खाड़ी क्षेत्र की हलचल। तनाव के बीच हॉर्मुज से नई सैटेलाइट तस्वीरें जो हैं वो सामने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें ये हॉर्मुज क्षेत्र जहां पर ईरान की 80 स्पीड बोट दिखने का दावा किया गया है। ईरान की 80 स्पीड बोट दिखने का दावा, सैटेलाइट तस्वीरों ने खाड़ी क्षेत्र की हलचल बढ़ाई है। तनाव लगातार बरकरार है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हलचल भी लगातार बनी हुई है। 80 स्पीड बोट दिखने का दावा। एक छोटा सा कमेंट देवनाथ जी इस पर। हाँ, ईरान की नेवी तो प्राय खत्म हो गई है, इन द सेंस कि उनके पास जितने बड़े मिसाइल बोट्स थे या बड़े फ्रिगेट थे, सबको अमेरिका ने डुबा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप तो ये दावा करते हैं कि अब तक 159 यानी 159 ईरानी शिप्स को डुबा चुके हैं। लेकिन ईरान के पास बहुत बहुत बड़ी तादाद में स्पीड बोट्स हैं। ये छोटे होते हैं, साइज में 16 से 18 फीट लंबे, और सिर्फ 2 व्यक्ति इसको चलाते हैं। एक तो इसमें ओबी मोटर लगा देते हैं। दर्शकों को बता दूं, ये वैसे ही बोट्स होते हैं जैसे कि हम कभी टूरिज्म के लिए हम गोवा चले जाते हैं, मालदीव चले जाते हैं, हाई स्पीड बोट चलाते हैं, वही बोटें हैं ये। तो ईरान क्या करता है कि इनके ऊपर हैवी मशीन गन लगा लेता है और 2 छोटी छोटी मिसाइलें फिट कर लेता है। इन मिसाइलों में की रेंज कम होती है, महज 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और वारहेड भी छोटा होता है 5-10 किलोमीटर। लेकिन अमेरिकन शिप्स को डराने के लिए ये काफी है। जी
ठीक है देवनाथ जी, एक और इंटरेस्टिंग, इससे पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे मुज्तबा खामनेई को लेकर, इसे लेकर आपका क्या परसेप्शन है या फिर आपको क्या लगता है? मुज्तबा खामनेई को लेकर लगातार ईरान नैरेटिव इसलिए बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्थिति बनी रहनी चाहिए वैश्विक स्तर पर कि मुज्तबा खामनेई जीवित है, और ईरान की बागडोर बहुत कसकर उन्होंने संभाली हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को, ईरान का जो नैरेटिव है, इसके ऑपोजिट अमेरिका या फिर इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को खारिज करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मोनिका जी, मुश्तबा खामेनी के मारे जाने की तो कोई खबर आई नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल मौके की ताक में रहता है। चाहे हम गजा में हमास के कमांडर्स को देखें, इजराइल को जस्ट पता लगना चाहिए कि हमास या हिजबुल्लाह का कमांडर कहाँ पर है, और वो अगले 5 मिनट में 11 मिनट में एक मिसाइल दाग देते हैं उसके घर के ऊपर या उसके ऑफिस के ऊपर या जहां भी वो अंडरग्राउंड बंकर में है। तो मुस्तफा खामेनी की लोकेशन इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मोसाद है, शिन बेत हैं, वो लगातार कोशिश करती हैं कि किसी तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस से या इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज से उनकी लोकेशन का पता लग जाए। और इसमें रत्ती भर का भी शक नहीं है कि जब भी इजराइल को एक कंफर्म लोकेशन मिल जाएगी, वो महज कुछ मिनटों के अंदर ही अटैक कर देंगे, आगे पीछे नहीं देखेंगे, दुनिया की ओपिनियन या डोनाल्ड ट्रंप की चिंता नहीं करेंगे। एक मिसाइल 2 मिसाइल दाग कर मुस्तफा खामेनी को भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। हाँ। जी ठीक है, इस बीच एक अपडेट, पाकिस्तान के गृह मंत्री तीसरी बार पहुंचे तेहरान। पाकिस्तान के गृह मंत्री की मौजूदगी तेहरान पहुंचे तीसरी दफा। मोहसिन नकवी ने तेज की है शांति वार्ता की कोशिश। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आया, मुज्तबा खामनेई को विशेष पत्र देने आया हूं, ये नकवी की तरफ से कहा गया है। मुज्तबा खामनेई को विशेष पत्र देने आया हूं, ये नकवी ने कहा। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के गृह मंत्री तीसरी बार पहुंचे हैं तेहरान और नकवी ने शांति वार्ता की कोशिश तेज की है। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर से मुलाकात की है और स्टेटमेंट दिया है मोहसिन नकवी। मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट, मुज्तबा खामनेई को विशेष पत्र देने आया हूं। नासिर, ये स्टेटमेंट क्या निजी तौर पर वाकई में मुज्तबा खामनेई को ये पत्र सौंपा होगा नकवी ने? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मोनिका, जो बातचीत अभी तक हुई है, जो पाकिस्तान ने मेडिएट किया है, वो सारी बातचीत जो है फेल हो चुकी है। उसमें कोई भी इम्पैक्ट जो है हमें देखने को नहीं मिला, कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक नहीं देखने को मिला। क्योंकि अगर आप देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खुद की कंडीशन संभाल नहीं पा रहा है, जो खुद की सिचुएशन उनसे संभाली नहीं जाती। एक छोटी सी मुल्क की जो है उनसे सिचुएशन संभाली नहीं जा सकती। वो कैसे ऐसे 2 कंट्रीज का जो है मेडिएट कर सकता है जहां पे वो असंभव लग रहा है। इससे पहले भी 3 बार मोहसिन नकवी आए, या उससे पहले इस्लामाबाद में भी जो है एक बार पीसफुल टॉक्स हुए। ये क्या ट्रंप ने भेजा है नकवी को कि एक बार जाके चेक करके आओ कि मुज्तबा खामनेई जीवित है नहीं है? बिल्कुल, देखिए कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान कटोरा लेके तो कहीं पे भी जा सकता है, जहाँ पे उनको पैसे मिलेंगे वो तो उन्हीं के गीत गाएंगे। अभी अगर देखा जाएगा मुल्ला आसिम मुनीर की बात करें या उनकी शहबाज शरीफ की अगर बात करें, तो लगातार सोशल मीडिया पे जो है ट्रंप ने उनकी शाबाशी की। तो ट्रंप कोई भी काम जो है पाकिस्तान से करवा सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करने के लिए पाकिस्तान को वहां पे भेज सकता है। लेकिन ईरान भी उतना ये नहीं है कि उनको भरोसा होगा किसी पे। उन्होंने आए, वहां पे बातचीत की और वापस चले गए। लेकिन मुज्तबा खामनेई की खबर खाली ईरान को पता है, ईरान के ऑफिशियल्स को पता है। उसके बाद किसी को भी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुज्तबा खामनेई की लोकेशन या डिस्क्लोज हो गई, उसके बाद कुछ मिनट में, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि 5 या 11 मिनट के अंदर अंदर जो है इजराइल मुज्तबा खामनेई को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए मोहसिन नकवी का वहां 3 बार जा रहा, लेकिन 3 बार गए, टर्म्स एंड कंडीशंस रखे, कुछ भी प्रस्ताव उन्होंने रखा, लेकिन उसका अभी तक फ्रूटफुल रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट अभी तक क्या आया, वो कुछ भी नहीं आया। इससे जो है ईरान भी बात क्या है, बातचीत जो है ये अधर में लटकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो अगर हम देखें निजी मैसेंजर बने हुए हैं पाकिस्तानी। क्योंकि अगर ये जो खबर आई है मुज्तबा खामनेई को चिट्ठी देना, नकवी कह रहे हैं, तो ये क्या ट्रंप के कहने पर आए, चेक करने आए, इसीलिए बातचीत नहीं हो पा रही। इसीलिए वो जो हम विश्वास बहाली की कमी कह रहे हैं कि विश्वास नहीं है दोनों देशों के बीच, पाकिस्तान पर विश्वास नहीं है, अमेरिका को भी नहीं है और ईरान को भी नहीं है। नहीं है, स्पेशली ईरान को तो पाकिस्तान पे विश्वास नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान रिएक्शन ले लेते हैं। आ रही हूं मैं नासिर। पूजा जी,
देखिए, पाकिस्तान के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है। आप मुझे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक कंट्री का नाम बता दीजिए जिसको पाकिस्तान के ऊपर विश्वास है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास में धूर्तता के अलावा कुछ नहीं है। ये बहुत ही धूर्त कंट्री है। और यहाँ पे जितने भी सभी लीडर्स ने अभी तक लीडरशिप रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि इक्के दुक्के लीडर्स के अलावा कोई भी ऐसा लीडर हमें कोई इंटेलेक्चुअल नजर नहीं आया जिसके जिसके जिसकी चीजों में डिसीजंस में वो एक क्षमता नजर आए कि जहाँ पे उनके खुद के देश का ही अच्छे से चल सके। हाँ। और उनका खुद का देश अभी देखिए खुद बड़ी मुश्किल से बेचारा वो आर्थिक स्थिति से जिस तरीके से जूझ रहा है, वहाँ की इकोनॉमिक क्या है, वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ के लोग किस तरीके से प्रताड़ित रहते हैं, वहाँ की कोई भी देखिए चीज ना ऐसी पूजा की नहीं एक है। बार आप फिर से बेइज्जती हो गई। एक और खबर जरा बता दें, एक बार फिर से बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, इंटरनेशनल बेइज्जती, और ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश ठुकरा दी है। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, अली खामनेई के पूर्व सलाहकार जवाद लारिजानी का स्टेटमेंट, यूएस से बातचीत के लिए बिचौलिए की दरकार नहीं, ईरान ने कह दिया है। ईरान का बड़ा ऐलान, परमाणु कार्यक्रम कभी बंद नहीं होगा और पाकिस्तान की जरूरत नहीं है अमेरिका से बातचीत के लिए, बिचौलिए की जरूरत नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अली खामनेई के पूर्व सलाहकार जवाद लारिजानी की तरफ से ये स्टेटमेंट। देवनाथ जी। हाँ, ईरान को पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं है। ईरान ने बार बार यह महसूस किया था बातचीत के दौरान कि पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में होकर अमेरिका के जो पॉइंट्स हैं उनको फेवर करते हुए बातचीत को दिशा देने की कोशिश कर रहा था। अब पाकिस्तान की एक मजबूरी है। पाकिस्तान को अमेरिका से इतने ज्यादा हथियार मिलते हैं, पाकिस्तान को अमेरिका से इतने बड़े बड़े ग्रांट्स फंड्स मिलते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अमेरिका की बात सुननी पड़ती है। और तो और जब पाकिस्तान आर्थिक सहायता लेने के लिए वर्ल्ड बैंक जाता है या आईएमएफ जाता है, वहां पर भी अमेरिका के इशारों पे ही पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन या $5 बिलियन रिलीज होते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर ईरान का यकीन थोड़ा कम है। अभी भी जब वहां गए हैं उनके गृह मंत्री, तो देखिए उन्होंने डिप्लोमेटिक शिष्टाचार के तहत ईरान के इक्वलेंट जो गृह मंत्री हैं उनसे तो मुलाकात करा दी है। जो पत्र है वो भी ईरान के गृह मंत्री ने अपने पास रख लिया है। सीधा मुस्तफा खमेनी से मुलाकात नहीं कराई है। इसका कई कारण हैं। देखिए, मुस्तफा खमेनी जो हैं वो सुप्रीम लीडर हैं, तो उनका जो पद है वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो बहुत ही उच्च पद पर हैं। तो पाकिस्तान के गृह मंत्री से मिलना शायद मुस्तफा खमेनी के लिए एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की में सही जगह फिट नहीं होता है। जी देवनाथ जी, मुझे तो लग रहा है कि ईरान बुरा भी मान गया इस बात का, जिस तरीके से वो चेक करने पहुंचे हैं वहां पर, और इसीलिए अब ये कह दिया गया है कि नहीं चाहिए मध्यस्थता, इनकी क्या किसी के भी नहीं चाहिए, और ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया। इस बीच एक अपडेट और जरा साझा कर ले। बंदर अब्बास में शुरू हुआ है क्लीन अप ऑपरेशन। बंदर अब्बास में क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हुआ है। शहर के कई इलाकों में धमाके सुनाई दे सकते हैं। युद्ध के बचे गोला बारूद निष्क्रिय करने का अभियान, और 10 जून तक ये क्लीन अप ऑपरेशन चलेगा। धमाकों की आवाज से न घबराने की अपील। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील कर दी है। तो ये एक जानकारी है। बंदर अब्बास में क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हुआ है। शहर के कई इलाकों में धमाके सुनाई दे सकते हैं। बचे हुए गोला बारूद निष्क्रिय करने का अभियान है। देवनाथ जी, ये क्या है, जरा इस पर एक कमेंट। क्लीन अप ऑपरेशन। मोनिका, हुआ 40 दिन के युद्ध में इजराइल और अमेरिका दावा करते हैं कि उन्होंने 32,000 से ज्यादा बॉम्ब्स ईरान के 12,000 टारगेट्स पर गिराए। बंदर अब्बास उनका बहुत ही पर्टिकुलर और पसंदीदा टारगेट था, क्योंकि बंदर अब्बास से ही ईरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफी हद तक होता है। दूसरी बात है, बंदर अब्बास के पास जो जोग्राब माउंटेन हैं वहीं सुरंगें बनाकर ईरान ने अपनी मिसाइलों को छुपाया हुआ है। तो एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट था, 34 साल था। मैंने भी अपने जिंदगी में करीबन 100 बॉम्ब्स प्रैक्टिस के दौरान गिराए हैं। तो जब बमबारी की जाती है तो आप 100 बम गिराएंगे तो उनमें से 5-10 बॉम्ब फटते नहीं हैं, नाना कारणों से, टेक्निकल कारणों से फटते नहीं हैं। तो बंदर अब्बास में समझिए अगर अमेरिका और इजराइल ने 100 बॉम्ब गिराए थे तो उसमें से 90 फट गए होंगे, लेकिन 10 ऐसे होते हैं जो कि अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब हैं।
तो जब भी युद्ध समय मिलता है, इन अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को डिमोलिशन चार्ज लगाकर एक कंट्रोल्ड तरीके से फटा दिया जाता है। तो उस वक्त आसपास 100 मीटर या 500 मीटर की परिधि में सब सिविलियंस को इवैक्यूएट कर दिया जाता है। आसपास के घरों के शीशों के ऊपर सैंडबैग या प्लास्टिक टेप लगा दिया जाता है। उसके बाद ही इस बॉम्ब को निष्क्रिय किया जाता है। एक चीज बताना चाहता हूं कि अमेरिकन और इजरायली बॉम्ब्स जब उन्होंने गिराए थे, कई बार उन्होंने डिलेड फ्यूज के साथ गिराए थे जानबूझकर, कि अमेरिकन बॉम्ब गिरने के बाद तुरंत ना फटे, कुछ दिनों के बाद टाइमर के हिसाब से 12 घंटे के बाद या एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद फटे, ताकि लोकल पॉपुलेशन में हमेशा एक पैनिक का माहौल रहे। तो ऐसे बॉम्ब्स को भी निष्क्रिय किया जा रहा है। जी ठीक है। इस बीच एक और अपडेट जरा दर्शकों को बताते चले। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान पर लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। ये बड़ा हमला एक बार फिर से इजराइल का। लेबनान में इजरायली सेना का जोरदार हमला। हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च फैसिलिटी तबाह, हथियार गोदाम, कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया। पूजा जी, लगातार हिजबुल्लाह पर तो अटैक्स चल रहे हैं। इजराइल शांत बैठा है, चुप बैठा है, ये तो नहीं कह सकते। हाँ, ईरान के मसले पर हो सकता है, लेकिन लेबनान पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले भी बोला कि सभी लोग अपनी ताकत को आजमाने में लगे हैं, बट हमारा जो मेन मकसद है वो सोल्यूशन होना चाहिए। सभी के पास में अपनी अपनी ताकत है, सबकी अपनी सैन्य क्षमता है, और जिस तरीके से हमने बंदर आवास की भी बात सुनी, तो उसमें सिर्फ इतना ही है कि क्लीन अप ऑपरेशन आप चलाइएगा, कितना भी दिन चलाइए, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ना है। आप अपने जितना जो नुकसान हुआ है आप उसका आंकलन कर रहे हैं, आप उसके ऊपर आगे आप उसको प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सब चीजें ना हो, लेकिन आप मलबा हटा सकते हैं क्लीन ऑपरेशन करके। युद्ध से जो पैदा हुआ अविश्वास है आपके अंदर, आपका कॉन्फिडेंस इतना टूट चुका है, आप उसके लिए तो पूजा जी सभी को साथ में मिलकर आना होगा। फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो घटनाक्रम बदल रहा है और अपडेट्स लगातार आपको बता रहे हैं। ये बातचीत किस मोड़ पर आके पहुंची। अब तो पाकिस्तान को ईरान ने साइडलाइन भी कर दिया कि नहीं चाहिए इनकी मध्यस्थता। और इन सब के बीच अगर हम देखें तो रशिया मानने को तैयार नहीं है। वो और खुलकर रशिया जो है ईरान की मदद कर रहा है, यानी कि अमेरिका की नहीं चल रही है रशिया पर भी। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।